तो गुरु आखिरकार न्यूजीलैंड ने तीसरे ओडीआई मैच को भी 41 रनों से जीतते हुए सीरीज अपने नाम कर लिया है। और जाहिर तौर पर भाई जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा है न्यूजीलैंड का, विश्वसनीय और कल्पनीय और माननीय परफॉर्मेंस रहा है। एक बार फिर से न्यूजीलैंड ने साबित कर दिया है कि भाई क्यों इतने दिनों से न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का जो ऐसी बड़े इवेंटों में दबदबा रहा है। उनके प्रिपरेशन, उनकी हार्डवर्क, उनका डेडिकेशन, सब कुछ जो है उनके इस ग्रेट परफॉर्मेंसेज में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। खासतौर इंडिया में जब भी परफॉर्मेंस की बात आती है ना, मुझे लगता है विदेशी टीमों में जो टीम सबसे कड़ी टक्कर टीम इंडिया को दी है पिछले 10 सालों में, वो टीम है न्यूजीलैंड। जब भी आती है एक अलग अंदाज के साथ आती है, एक अलग रेपुटेशन के साथ आती है, और यहां पर आकर के इंडियन क्रिकेट टीम को जो है वो सैक डाउन कर देती है। खैर आज के भी जो हम लोग बात करने वाले भाई, इस मैच में जो इंडियन क्रिकेट टीम हारी है, यह सीरीज जो हारी है, इसके 5 प्रमुख विलेन कौन कौन है जिसकी वजह से इंडियन क्रिकेट टीम को अपने घर में एक बार फिर से जलील होना पड़ा है, जलालियत झेलनी पड़ी है। और जाहिर तो जलालियत ही हम लोग कहेंगे क्योंकि कोई विदेशी टीम आ करके हमें हमारे घर में जो है मात दे रहा है, ये जलालियत ही है एक तरीके से। तो सबसे पहले और सबसे बड़े जो विलेन है इस सीरीज में टीम इंडिया के हार के, वो है भाई साहब रविंद्र जडेजा। क्योंकि जब भी रविंद्र जडेजा की बात आती है तो हम एक फेस के तौर पर रविंद्र जडेजा को देखते हैं, एक विश्वास के तौर पर हम लोग रविंद्र जडेजा को देखते हैं। भैया वो कमाल का परफॉर्मेंसेस करेंगे, बेहतरीन परफॉर्मेंसेस करेंगे, टीम इंडिया को चैंपियन बना करके देंगे। क्योंकि एक लंबा चौड़ा अनुभव है रविंद्र जडेजा के पास। रविंद्र जडेजा सीनियर प्लेयर के तौर पर जो है गिने जाते हैं, लेकिन इस सीरीज में रविंद्र जडेजा का परफॉर्मेंसेस जो रहा है वो बेहद ही शर्मनाक रहा है, बेहद ही वाहियात रहा है। ऐसे परफॉर्मेंसेस की उम्मीद हम लोग कर नहीं रहे थे रविंद्र जडेजा से। ना ही वो गेंद के साथ परफेक्ट आए हैं, ना ही वो बल्ले के साथ परफेक्ट आए हैं। तो वो एक मेन विलन है टीम इंडिया के इस सीरीज में हार के। सबसे प्रमुख विलेन है जो भरोसा था रविंद्र जडेजा के ऊपर, उस भरोसे को तार तार किया। वैसे तो पूरे हम लोग स्पिनर की ही बात करें तो स्पिनर चले ही नहीं, क्योंकि इंडिया में जब भी मैचेस की बात आती है तो सबसे पहली चीजें जो जहन में आती है ना, वो चीजें यही आती है कि हमारे स्पिनर जो काफी कमाल की गेंदबाजी करेंगे, विदेशी बल्लेबाजों को जो है अपने जाल में फंसाएंगे, उन्हें खेलने का मौका नहीं देंगे। लेकिन हमारे स्पिनर पूरी तरीके से नाकामयाब रहे। चाहे आप रविंद्र जडेजा की बात करें, चाहे आप कुलदीप यादव की बात करें, दोनों ही गेंदबाज पूरी तरीके से वाहियात रहे, विफल रहे, जिसका फायदा न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने उठाया। और इसमें न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से वो प्रिपरेशन करके आई थी ना भारतीय स्पिनरों की, वो काफी कमाल की थी भाई, वो काफी गजब की थी। न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को परेशानी हुई ही नहीं हमारे स्पिनरों के सामने भाई। कोई स्पिनर न्यूजीलैंड को चैलेंज नहीं कर पाया, चुनौती नहीं दे पाया। तो सबसे प्रमुख भूमिका जो रही है वो तो मैं यही मानूंगा कि हमारे दोनों जो स्पिनर रहे, उस दोनों स्पिनर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। चाहे कुलदीप यादव की बात करें या फिर आपको रविंद्र जडेजा की बात करें, दोनों स्पिनरों ने एक महत्वपूर्ण किरदार निभाया टीम इंडिया को इस सीरीज में हारने का। दोनों ही जिम्मेदार है, दोनों के ऊपर ही जो है आरोप लगने चाहिए टीम इंडिया को इस सीरीज में जो हारी है इंडियन क्रिकेट टीम, इस सीरीज में हारने के। उसके अलावा तेज गेंदबाजी लाइनअप तो भाई जसप्रीत बुमराह के बगैर ऐसा लग रहा है कि मर ही गया हमारा तेज गेंदबाजी लाइनअप, और वो कुछ है भी नहीं। पहले प्रसिद्ध कृष्णा के ऊपर आरोप लग रहे थे, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा को हटाया भी गया, तो फिर भी टीम इंडिया की सिचुएशन, स्थिति जो बदली ही नहीं। फिर से वही वाहियात परफॉर्मेंस। एक हर्षित राणा ऐसे जो सही से गेंदबाजी करे, बाकी आप गेंदबाजों को देख लीजिए। चाहे आप मोहम्मद सिराज की बात करें, इससे पहले प्रसिद्ध कृष्णा थे, तो उनका भी जो शानदार योगदान आ नहीं रहा था। और अर्शदीप सिंह को लेकर के हम लोग ज्यादा दोष मटेंगे नहीं, क्योंकि अर्शदीप सिंह सिर्फ और सिर्फ एक मैचेस खेले, अर्शदीप सिंह को रेगुलरली खिलाया भी नहीं जाता है। लेकिन मोहम्मद सिराज रेगुलरली खेल रहे, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि भाई साहब वो कमाल की गेंदबाजी करें, बेहतरीन गेंदबाजी करें। लेकिन मोहम्मद सिराज ना ही तो शुरुआत में अपना इंपैक्ट डाल पा रहे हैं, ना ही लास्ट में अपना इंपैक्ट डाल पा रहे हैं, कहीं पर वो इंपैक्ट डाल ही नहीं पा रहे। वो व्हाइट बॉल क्रिकेट के मेन गेंदबाज टीम इंडिया के साबित होने होंगे, ये बातें उनके अंदर दिखाई नहीं दे रही है। तो भाई ये बहुत ही शर्मनाक है कि हमारी गेंदबाजी जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाजों की इर्द गिर्द ही घूम रही है। उसके अलग यदि हम लोग बात करें तो उसके अलग हमारी गेंदबाजी दिखाई नहीं दे रही है। उसके अलग हमारी गेंदबाजी जो है वो मतलब बिल्कुल नीलबट्टा सन्नाटा है। तो ये जाहिर तौर पर वाहियात है, बहुत ही शर्मनाक है। खासतौर जब ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 हमारे सर पर खड़ा पड़ा है, उस समय हमारी टीम की ये स्थिति जाहिर तौर पर वाहियात है भाई। और तीनों ही मैच में देखिए हमारी गेंदबाजी फ्लॉप, तीनों ही मैच में न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों जिस तरीके से बल्लेबाजी करी, हमारे गेंदबाजी लाइनअप को बहुत ही वाहियात साबित कर दिया। तो हमारे तेज गेंदबाजी बहुत ही अहम
जिम्मेवार है इस मैच में। एक हर्षित राणा को छोड़ दें तो बाद बाकी मोहम्मद सिराज या फिर प्रसिद्ध कृष्णा हो या फिर अर्शदीप सिंह तो लास्ट में मौका दिया गया, लेकिन मोहम्मद सिराज सबसे मेन जो है वो गुनहगार है, वो भी बड़े गुनहगार है इस मैच में भारतीय क्रिकेट टीम के हार की। उनसे बहुत कुछ उम्मीदें थी भाई, बहुत कुछ उम्मीदें थी। उसके अलावा यदि हम लोग और गुनहगार की बात करें तो वो है भाई साहब आपके रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को भी जो जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, क्योंकि रोहित शर्मा एज ए सीनियर प्लेयर है, इंडिया मैचेज हो रहा है, हम लोग रोहित शर्मा से कुछ बड़े पारी की उम्मीदें करते हैं, बढ़िया परफॉर्मेंसेस की उम्मीदें करते हैं, लेकिन रोहित शर्मा के तीनों ही इनिंग में यदि हम लोग बल्लेबाजी की बात करें तो रोहित शर्मा उस तरह का इंपैक्ट नहीं दिखा पाए, उस तरह का इंप्रेशन नहीं छोड़ पाए जिस इंप्रेशन की हम लोग उम्मीद कर रहे थे रोहित शर्मा से कि भैया वो उस तरह का इंप्रेशन छोड़ेंगे, उस तरह की बल्लेबाजी करके दिखाएंगे। उनकी भी जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है, क्योंकि भाई वो चल ही नहीं पाए। रोहित शर्मा जैसे बल्लेबाजों को चलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली इंडियन क्रिकेट टीम के रीढ़ की हड्डी, यदि हम लोग बात करें बल्लेबाजी ऑर्डर की, ये दोनों बल्लेबाज इंडियन क्रिकेट टीम के रीढ़ की हड्डी है। और भाई काफी हद तक इंडियन क्रिकेट टीम की जीत जो है ना इन्हीं दो प्लेयरों के इर्द गिर्द घूमती रहती है, इन्हीं दो प्लेयरों के आसपास घूमती रहती है। तो ये चीजें हो जाती है कि रोहित शर्मा एक बार फिर से फ्लॉप है। उसके अलावा भी यदि हम लोग बात करें, उसके अलावा भी टीम इंडिया की समस्याएं रही है, उसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं हैं। आप कैप्टनशिप की बात करें तो कैप्टनशिप भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। शुभमन गिल हालांकि बल्लेबाजी सीरीज में काफी कमाल की करी है, 2 मैचों में हाफ सेंचुरी जरूर लगाए थे शुरुआत के मैचों में, लेकिन उनकी कैप्टनशिप में वो धार नजर नहीं आ रही है, वो ललकपन नजर नहीं आ रही है जो एज अ कैप्टन होना चाहिए था, वो कैप्टनशिप इनकी नजर नहीं आ रही है। बार बार विफलताओं का मुंह देख रहे हैं शुभमन गिल, और जाहिर तौर पर उनके ऊपर भी आरोप लगे, क्योंकि एक फायरनेस अप्रोच जो होता है ना कैप्टनशिप में, एनर्जी लेवल हाई होना, पूरे टीम को मोटिवेट करना, वो मतलब अटैकिंग नेस जो शुभमन गिल की कैप्टनशिप में दिखाई नहीं दे रही है, वो इंप्रेशन उनके कैप्टनशिप में नजर ही नहीं आ रहा है। जाहिर तौर पर ये वाहियात है, बार बार वो सफलता उनको हाथ लग रही है। पहले देखिए साउथ अफ्रीका के खिलाफ शुभमन गिल की कैप्टनशिप में इंडियन क्रिकेट टीम हारी थी, अब यहां पर जो इंडियन क्रिकेट टीम को न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने हरा करके भेजा है, तो जाहिर तौर पर शुभमन गिल भी जो है कटघरे के दायरे में है। भाई उनकी कैप्टनशिप आखिरकार कब परिपक्व हुई, क्योंकि इतने ज्यादा चांसेस मिलने के बावजूद यदि भाई आप कैप्टनशिप में मैच्योरिटी नहीं दिखा पा रहे, अपने आप को साबित नहीं कर पा रहे, तो जाहिर तौर भाई इस तरह कैप्टनशिप का कोई फायदा नहीं होने वाला, कोई लेना देना नहीं है इस तरह कैप्टनशिप का। बहुत ही वाहियात कैप्टनशिप, बहुत ही शर्मनाक कैप्टनशिप जो है वो शुभमन गिल कर रहे हैं, तो इससे थोड़ा सा जो मतलब संभलना चाहिए। श्रेयस अय्यर से भी बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, बहुत ज्यादा अपेक्षाएं थी, हालांकि पहले मैच में चले थे श्रेयस अय्यर, लेकिन उसके बाद से आप 2 मैचों का आंकड़ा देखें श्रेयस अय्यर का, तो उस तरह से इंपैक्ट नहीं डाल पाए जिस तरह के इंपैक्ट हम लोग उम्मीदें कर रहे थे श्रेयस अय्यर से। खैर श्रेयस अय्यर बड़े बल्लेबाज नंबर 4 पोजीशन पर उन्होंने अपनी काबिलियत दिखाई है, बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस किया है, और आगे आने वाले समय में भी हम श्रेयस अय्यर को देखना चाहेंगे नंबर 4 के पोजीशन पे। एक आधे मैच तो वैसे कि कोई भी महान प्लेयर हो फ्लॉप जाता ही जाता है, तो इतना ज्यादा हम लोग श्रेयस अय्यर को लेकर हेडेक नहीं पा सकते, लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस चाहिए थे श्रेयस अय्यर से। जब इंडिया में मैचेस हो रहा है तो परफॉर्मेंसेस की रिक्वायरमेंट थी उनसे।